क्लास 11th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम। क्या चल रहा है? सब बढ़िया, ग्रेट। चलिए तो आज के लेक्चर में लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हेडिंग डाल लीजिए मेरे प्यारे गुलगुलो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एरीन्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अरीन्स। इन्हें अरीन्स भी बोला जाता है ना। अच्छा, इनका नाम एरोमेटिक क्यों पड़ा? इनका नाम एरोमेटिक इसलिए पड़ा क्योंकि एक वर्ड होता है अरोमा, ए रोमा। जो डॉन में रोमा थी, जंगली बिल्ली, क्योंकि मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है, वैसे अरोमा, ए रोमा। अरोमा बोले तो फ्रेग्रेंस। तो एरोमेटिक का मतलब क्या हो गया? दोज कंपाउंड्स दैट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमा या फ्रेग्रेंस। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस होता है, एक अपनी खुद की अच्छी सी खुशबू होती है। ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वैसे मैंने आपको सिखा ही रखा था, दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेंजेनॉइड्स और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। हम लोग इसको पढ़ के आ चुके हैं। एक होते हैं बेंजेनॉइड्स और एक होते हैं नॉन बेंजेनॉइड्स। बेसिकली हमें किस पर फोकस करना है? ओनली बेंजेनॉइड्स के अंदर, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजेनॉइड्स मतलब हमें किस पर फोकस करना है? हमें उन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर फोकस करना है दैट हैव बेंजीन, दैट हैव बेंजीन। ठीक है, क्या होता है बेंजीन? चलिए बेंजीन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों बेंजीन? व्हाट इज बेसिकली अ बेंजीन? तो मेरा प्यारा बच्चा लोग, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है। दूसरा, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड। इट इज हाईली अनसैचुरेटेड, यानी कि इसके अंदर अनसैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर अनसैचुरेशन देखने को मिलता है। तीसरा, बीइंग अनसैचुरेटेड भाई, हम लोग अभी तक अल्कीन्स और अल्काइंस के अंदर ये पढ़ के आए हैं कि अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्शन करने के लिए फटाफट भागते हैं। अल्केन्स नहीं भागते क्योंकि अल्केन्स सैचुरेटेड है, अल्केन्स स्टेबल है, अल्केन्स लेस रिएक्टिव है। लेकिन इनके साथ में क्या है? हाईली अनसैचुरेटेड है। तो टेक्निक तो यही बोलती है कि भाई इनको भी हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, फटाफट एडिशन रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बीइंग अनसैचुरेटेड, दे मस्ट बी रिएक्टिव, दे मस्ट बी हाईली रिएक्टिव and unstable but benzenes are highly stable and do not show addition reaction easily। आप लोग सब लोग जानते हैं एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे तुम्हारे पास में अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन लगाया तो एडिशन रिएक्शन हो गई, ये सैचुरेट हो गया, है ना। तो ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है कि एक मॉलिक्यूल आए और पूरा का पूरा जुड़ जाए। लेकिन बेंजीन में ये रिएक्शन होती नहीं है अनसैचुरेटेड होने के बाद। तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि भाई साहब, बेंजीन में ऐसा क्या है जो उसको अनसैचुरेट होने के बाद भी इतना स्टेबल बनाता है? दूसरा, हमारे सामने ये कॉन्सेप्ट आया कि यार बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन का है, तो क्या ये लंबी कार्बन की चेन होगी? अगर ये लंबी कार्बन की चेन होगी तो डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो कई सालों तक साइंटिस्ट लोग इतने परेशान हुए इस स्ट्रक्चर को लेकर,
इस सब्सटेंस को लेकर इतना दिमाग खराब हुआ बिचारों का कि उनके सर के बाल उड़ गए इसके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। मतलब उनका दिमाग खराब हो गया कि यार बेंजीन है, 6 कार्बन है, तो इस 6 कार्बन में 6 हाइड्रोजन फिट कैसे करूं? अगर 6 हाइड्रोजन फिट करूंगा तो डबल बॉन्ड लगाऊं, ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं कि सिंगल बॉन्ड लगाऊं? वो सिंगल बॉन्ड लगाने जाए तो वैलेंसी चेंज हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड लगाने जाए तो हाइड्रोजन का नंबर बदल जाए। मतलब सिंगल चेन के फॉर्म में तो ये आ ही नहीं रहा था। और इसके पहले लोगों को ये अंदाजा ही नहीं था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कुछ हो सकता है, समझ रहे हो? तो बहुत परेशान हुए। फिर लोगों ने सोचा कि यार ये हाईली अनसैचुरेटेड है तो या तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। लेकिन फिर उनकी गाड़ी क्या अटक जाती थी कि भाई जो अनसैचुरेटेड होता है वो तो एडिशन रिएक्शन देता है, वो तो हाईली रिएक्टिव होता है, वो तो लेस स्टेबल होता है, लेकिन बेंजीन तो बहुत स्टेबल है और एडिशन रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा है। तो फिर इसका स्ट्रक्चर अल्केन जैसा रखें, सिंगल बॉन्ड वाला, कि अनसैचुरेटेड रखें। बड़ा कंफ्यूजन चला, बड़े परेशान हुए, बड़ी दिक्कत आई। लेकिन धीरे धीरे लोगों को इसका स्ट्रक्चर पता होना चालू हुआ, लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को पता लगाना चालू किया और बाद में बेंजीन से बनने वाले ढेर सारे कंपाउंड जिसे आप बेंजेनॉइड बोलते हो वो हमारे सामने आए। जैसे कुछ बेंजेनॉइड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। नॉन बेंजेनॉइड से हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे एक बेंजेनॉइड तो तुम्हारा खुद का एक बेंजीन होता है। खैर ये स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम है, बेंजीन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी के लिए इमेजिन करो कि तुमको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता। दूसरा टॉल्वीन मार्केट में अवेलेबल रहता है, टॉल्वीन। फिर आपका एक नेफ्थलीन आता है मार्केट में, वो फिनाइल की गोली जो अपन टॉयलेट्स वगैरह में डालते हैं, नेफ्थलीन। फिर आपका बाइफिनाइल आ जाता है, एक बाइफिनाइल, ये। तो ये सब तुम्हारे बेंजेनॉइड्स होते हैं और ये सब का हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बेंजीन के आइसोमर्स की तरफ चलते हैं और बेंजीन के नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। अब बेंजीन का नोमेनक्लेचर तो गाइस अपन कर ही चुके। भाई करना क्या है, जहां बेंजीन दिखे बेंजीन लगा दो और बेंजीन से जो जुड़ा है वो उसके आगे नाम के आगे सब्स्टिट्यूएंट में लगा दो। बेंजीन का नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े अच्छे लेवल पे सिखा चुका हूं। तो बेंजीन का नोमेनक्लेचर तो वी ऑल नो, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमर्स ऑफ बेंजीन हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बेंजीन का नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में सिखा चुका हूं। नोमेनक्लेचर में यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी इसको बहुत सारे अच्छे तरीके से सिखा चुका हूं। हाँ, लेकिन जब मैं आइसोमर्स की तरफ आऊंगा तो गाइस बेंजीन के अंदर देखा जाता है दैट देयर आर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट विथ कार्बन। यानी कि यहां पर ऐसा देखा जाता है कि हर कार्बन के पास में अपना एक हाइड्रोजन होता है, हर कार्बन के पास अपना हाइड्रोजन होता है। सो देयरफॉर बेंजीन शोज ओनली वन टाइप ऑफ आइसोमर, बेंजीन सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर शो करेगा। कैसे? कार्बन 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 कार्बन, ये तुम्हारे 6 कार्बन हो गए। ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड लगा दो और सभी कार्बन को अपना अपना हाइड्रोजन दे दो। अब इसमें आप क्या आइसोमेरिज्म करोगे, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे सर इसका हाइड्रोजन इसको दे दो, दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है भाई? फर्क कब पड़ेगा जब यहां पर हाइड्रोजन की जगह पर और एक और हाइड्रोजन की जगह पर कोई और ग्रुप आकर जुड़ जाए, तब हमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, तब हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब तक 6 कार्बन पर अपना अपना हाइड्रोजन होगा, यहां पर आपको कोई आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। तो बेंजीन का सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर होता है, बट यहां पर ध्यान रखना ओनली इन इट्स
मोनो सब्सटीट्यूटेड फॉर्म, ओनली इन इट्स मोनो सब्सटीट्यूटेड फॉर्म। अब सर ये मोनो सब्सटीट्यूटेड फॉर्म क्या होता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। किसी एक कार्बन पर आप कोई एक फंक्शनल ग्रुप लगा दो, आपने यहां पर मान लो CH3 लगा दिया, तो अब इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे आप बताओ? एक ही बनेगा। क्यों? अरे जब ये नॉमेनक्लेचर करने जाओगे और आप बोलोगे सर CH3 नाम का एक अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा है, तो ये नंबर 1 कार्बन कहलाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? 1 मिथाइल बेंजीन। आप बोलोगे नहीं सर मेरे को आपकी बात नहीं जमी, मैं तो यहां से CH3 हटा रहा हूं, मैं बोलूंगा हटा दो। आप बोलोगे सर मैं यहां पर वापस से 1 हटा रहा हूं, यहां पर मैं H लिख रहा हूं और अब मैं CH3 यहां जोड़ रहा हूं, अब मेरी इच्छा CH3 यहां जोड़ने की है, तो अब आप क्या इसको 3 मिथाइल बेंजीन बोलोगे? क्या ये 3 मिथाइल बेंजीन कहलाएगा ना? अब ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा। तो जब कभी भी आपके मिथाइल ग्रुप को या किसी भी फंक्शनल ग्रुप को, किसी भी चीज को अगर आप बेंजीन पर लगाओगे और वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा, मोनो मतलब ओनली 1, सिर्फ एक ही अटैचमेंट होगा, तो उसका भी आपको एक ही आइसोमर मिलेगा। ये भी 1 मिथाइल बेंजीन है, कोई आइसोमरिज्म में चेंज नहीं हुआ। अगर आप यहां पर चाहो तो आप यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा दो, इन केस यू वांट आप यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा दो, आप यहां पर वापस H कर दो, यहां पर आप ब्रोमीन लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो बेंजीन। अब आप बोलो नहीं सर मेरे को यहां पर नहीं चाहिए, मेरे को तो यहां पर ब्रोमीन चाहिए, तो अब ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, इट विल स्टिल रिमेन 1 ब्रोमो बेंजीन। इसको यहां पर हटा के यहां पर लगा दो, तो ये 1 ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा ना। नाम नहीं बदलेगा, कंपाउंड की आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। कब? जब वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में होगा। हाँ लेकिन बट इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स आपको, तो इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पता है क्या होगा? देखो यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि 2 सब्स्टिट्यूशंस लगेंगे, जैसे यहां पर अपन ने क्या किया, सिर्फ ब्रोमीन लगाया, लेकिन यहां पर क्या हो सकता है? देखो ये आपका एक बेंजीन मैंने बनाया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने लगा दिया फॉर एग्जांपल Br, और यहां पर मैंने लगा दिया Br। दूसरे वाले केस में मैंने क्या किया, यहां पर मैंने लगा दिया Br और यहां पर मैंने लगा दिया Br, और तीसरे वाले केस में मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर मैंने लगा दिया Br और यहां पर मैंने लगा दिया Br। अब यहां पर आप देखो यहां पर ये आपके अगर नंबर 1 कार्बन हो गया तो इट विल बिकम नंबर 2 कार्बन, और हम लोग सब जानते हैं कि 1,2 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को अपन क्या नाम देते हैं? ऑर्थो। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमीन है, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। यहां पर पहले कार्बन के साथ में अब ये तीसरे कार्बन पर आ गया। डाई सब्स्टिट्यूटेड में ये लफड़ा होता है कि अगर एक को A1 बोलोगे तो दूसरे को आपको 3 बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये 2 तो कहला नहीं सकता। तो जब कभी भी आपके बेंजीन पर पहले और तीसरे कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होता है आप उसे मेटा बोलेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड एज मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। और यहां पर ये अगर पहला है तो सामने वाला चौथा हो गया। तो जब कभी भी आपके बेंजीन पर पहले और चौथे पर आता है सब्स्टिट्यूशन तो ये कहलाता है पैरा, तो ये वाला कहलाएगा पैरा डाइब्रोमो बेंजीन। तो आपको 3 आइसोमर्स मिल गए। डाई सब्स्टिट्यूटेड वाले केस में यू विल बी ऑब्जर्विंग 3 आइसोमर्स, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। तो हमेशा ध्यान रखना आपका जो नॉमेनक्लेचर होता है हाइड्रोकार्बन्स में, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में या बेंजीन में, अगर आपका बेंजीन मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो सिर्फ एक ही टाइप का आइसोमर होगा, लेकिन अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको 3 तरीके के यहां पर आइसोमर्स देखने को मिलेंगे, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है गाइस, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? ठीक है, पक्की बात। चलिए,
तो इसका स्क्रीनशॉट आई थिंक आप लोगों ने ले लिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, सर लड़ लो, ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूं अगस्त केक्यूले की। ऑगस्ट केक्यूले, ऑगस्ट केक्यूले ये बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे थे। ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे और बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा उसकी स्टडी में ना घुस गए थे बिल्कुल। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सो ऑगस्ट केक्यूले नाम के एक साइंटिस्ट थे। ऑगस्ट केक्यूले में आपको इनका नाम लिखवा देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको एनसीईआरटी में खैर मिल जाएगी, लेकिन कहते हैं ना यूजुअली बच्चा उसको पढ़ता नहीं है। ऑगस्ट केक्यूले, तो ऑगस्ट केक्यूले एक दिन अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे एंड काम करते करते वो जब थक गए तो इनके क्या फॉरेनर्स के यूजुअली ठंड बहुत पड़ती थी, तो इन्होंने क्या करा, अपनी चेयर को ऐसे घुमा के जहां पर आग जल रही थी उसकी तरफ कर लिया, थोड़ा आग सेकने लगे। तो जब इन्होंने आग में देखा तो इनको दिखा, इमेजिन करो ये ऑगस्ट केक्यूले की यहां पर इस तरीके से आग जल रही थी, ये इस तरीके से कुछ यहां पर आग जल रही थी ऑगस्ट केक्यूले के यहां, है ना। ऑगस्ट केक्यूले की आग जल रही थी, सुलग रही थी, और ऑगस्ट केक्यूले ने देखा कि अचानक इस आग में से कुछ सिंगल सिंगल पार्टिकल्स निकलने लगे। उन्होंने बोला ये पार्टिकल्स तो एटम्स है, उन्होंने बोला ये पार्टिकल्स तो एटम्स है। फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे कुछ पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से जुड़ने लगे और मॉलिक्यूल बनाने लगे, और ये मॉलिक्यूल काफी लंबे लंबे दिखने लगे मुझे। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़कर ऐसे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनने लगे। आपको यहां पर लंबे लंबे ये मॉलिक्यूल्स दिखने लगे, ये देखो, ये देखो। तो वो विजुअलाइज करते गए और अचानक से उन्होंने देखा कि कुछ एक जगह ये मॉलिक्यूल्स इतने बड़े बनने लगे कि ये तो सांप जैसे हो गए, स्नेक जैसे, ये स्नेक जैसे बड़े बड़े हो गए। और एक जगह वो क्या देखते हैं कि एक स्नेक इतना बड़ा हो गया जुड़ जुड़ के, इतना बड़ा हो गया जुड़ जुड़ के कि वो गोल घूमने लगा, और इतना ज्यादा गोल घूम गया कि उसके माउथ से उसने अपनी पूंछ पकड़ ली। और यहां से उनको कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि हो ना हो, जिस तरीके से इस सांप ने अपने माउथ से अपनी खुद की टेल पकड़ ली, क्या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे नहीं हो सकते? और एकदम से उनकी नींद खुली। दैट मीन्स ही वॉज इमेजिनिंग, ही वॉज नॉट इमेजिनिंग, ही वॉज ड्रीमिंग। वो काम करते करते अपने टेबल पर सो गए थे और फिर उनको सपना आया कि मैं काम कर रहा हूं, मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को सोच रहा हूं, मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, और मैं थक गया और मैं आग की तरफ मुड़ गया और मैं आग सेक रहा हूं ऐसे बैठ के, और आग में से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, पार्टिकल्स निकल रहे हैं। फिर वो पार्टिकल्स एटम थे, वो एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बने, और वो मॉलिक्यूल जुड़कर स्नेक जैसे हो गए, ऐसे लंबे लंबे स्नेक जैसे। और वो धीरे धीरे स्नेक इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा होता गया कि अल्टीमेटली उसने अपनी खुद की पूंछ पकड़ ली। याद करो नोकिया के मोबाइल में स्नेक गेम आता था, हमने गेम देखा भी वो स्नेक गेम। तो ऑगस्ट केक्यूले को इस तरीके से अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान आया, और वो रात भर जग के उन्होंने फाइनली बेंजीन के स्ट्रक्चर को बना लिया। उसी रात उन्होंने जब ये सपना देखा था, वो उठे और अपने टेबल पर वापस काम करने लगे, और फाइनली उन्होंने बेंजीन के स्ट्रक्चर को बनाकर हमारे सामने रख दिया। और जब केक्यूले ने बेंजीन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया, फिर तो उनकी डेथ हो गई कुछ सालों बाद ऑब्वियसली, लेकिन उसके 100 साल बाद 100 सालों बाद बेंजीन से बनने वाले ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स को केक्यूलेज नाम दे दिया गया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो केक्यूले इज द पर्सन जिन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करी बेंजीन के लिए, और वो था उसका स्ट्रक्चर। गाइस ध्यान रखना, बेंजीन को बनाया नहीं था केक्यूले ने, केक्यूले ने बने हुए बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। बेंजीन को फॉर द फर्स्ट टाइम
आइसोलेट किया था, यानी कि उसको बनाया था। बेटा देखो, बेंजीन को आइसोलेट करना मतलब किसी से चीज से निकालना, किसी चीज से उसको निकालना, बनाना नहीं, फॉर्म नहीं किया था बेंजीन, निकाला था। जैसे आप पीनट्स में से, मूंगफली में से तेल निकालते हो, तो वो ऑयल आपने आइसोलेट किया है, आपने निकाला है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेशन ऑफ बेंजीन वाज डन बाय, isolation of benzene was done by Michael Faraday. माइकल फराडे ने ये वाला केस किया था और बेंजीन बनाया था। ठीक है, क्या है कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, तो माइकल फराडे ने आइसोलेट कर दिया था बेंजीन को फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ये सब लोग जानते थे कि यार बेंजीन हैव अ स्ट्रक्चर, हैव अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, बेंजीन इज हाईली अनस्टेबल, एकदम स्टेबल होता है, इतना ज्यादा स्टेबल होता है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन हाईली अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड होने के बावजूद इट इज वेरी हाईली स्टेबल। और खास बात, इट नेवर गिव्स या इट डू नॉट गिव्स फ्रीक्वेंट एडिशन रिएक्शन। फ्रीक्वेंट मतलब हमेशा एडिशन रिएक्शन नहीं करता, जबकि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमेशा एक एडिशन रिएक्शन करते रहना चाहिए, बट ये करता नहीं है। इनफैक्ट इट शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने कभी भी आई रिपीट, अल्कीन्स और अल्काइंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हुए देखी नहीं है, और देखी भी है तो बहुत रेयर केस में, लेकिन ये ससुरा तो फ्रीक्वेंट कर रहा है, ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है। तो ये कैसे हो रही है, ये फराडे वगैरह कोई भी बता नहीं पाए। लेकिन आप लोग जानते ही हैं कि बाद में कौन आए, हमारे ऑगस्ट केक्यूले, एंड इन्होंने आपके बेंजीन के स्ट्रक्चर को प्रपोज करके बताया और बोला ऑगस्ट केक्यूले ने दैट एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है बाय फॉर्मिंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। एंड फाइनली ऑगस्ट केक्यूले सजेस्टेड कि बेसिकली आपका जो कार्बन होता है वो इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में होता है, हर ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन की जो चौथी वैलेंसी होती है वो हाइड्रोजन के द्वारा सेटिस्फाई की जा सकती है। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर प्रपोज्ड बाय केक्यूले अंकल इन 1825। 1825 में इन्होंने ये जो नहीं, 1825 में तो माइकल फराडे ने इसे बताया था, आइसोलेट किया था, सॉरी 1829 में तो केक्यूले पैदा हुए थे, 1865 में, सॉरी वही मैंने सोचा 1829 में तो केक्यूले पैदा हुआ था, पैदा होने के 4 साल पहले कैसे कर दिया। तो ये केक्यूले ने स्ट्रक्चर हमें करके बताया था। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी किसी भी तरीके की, कोई दिक्कत? अच्छा, केक्यूले ने हमें एक बात और बताई कि अभी तक आप लोगों को लग रहा था कि जो आपका बेंजीन है उसमें ये जो डबल बॉन्ड है, क्या ये इसकी पोजीशन फिक्स है? तो केक्यूले ने इसके बारे में बताया कि नहीं, बेसिकली देयर इज एन ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन। आपके बेंजीन्स के अंदर, आपके बेंजीन में पाई बॉन्ड लगातार ऑसिलेट करते रहते हैं। ऑसिलेट कैसे करते रहते हैं ये उन्होंने हमें बताया कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर लगा दूं एक ब्रोमीन और यहां पर मैं लगा दूं एक ब्रोमीन, तो यहां पर यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। अब यहां पर आप देखो, ये पहले और दूसरे ब्रोमीन जो अटैच्ड है, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर ये तीसरे और चौथे के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर ये पांचवें और छठे के बीच में डबल बॉन्ड है। एज यू कैन सी यहां पर डबल बॉन्ड ऐसा। फिर बाद में हमें केक्यूले अंकल ने और एक बात बताई कि देखो मेरे लाडलो, देखो मेरे बकुड़ो, केक्यूले भी अपने स्टूडेंट्स को बकुड़ा बोलते थे, जैसे मैं तुमको बोलता हूं ना बकुड़ा। यहां पर आप देखो ये दोनों ब्रोमीन्स हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे के बीच में है, चौथे और पांचवें में है, और छठे और पहले में है। सो बेसिकली केक्यूले अंकल ने हमें दो आइसोमर्स दिखाए। ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन में भी उन्होंने हमें बताया कि आपके पास में दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं।
तो ऑसिलेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन, एंड इट शोज that there are two possible arrangements. There are two possible arrangements of structure in benzene. बेंजीन में आपके दो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, यानी कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रही है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड घूम रही है, ठीक है। लेकिन केक्यूले अभी भी एक बात नहीं बता पाए थे, जो कि मैं आपसे अभी कहने वाला हूं, और वो बात यह है कि क्यों बेंजीन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद, बेंजीन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद क्यों इतना ज्यादा स्टेबल होता है। वाई बेंजीन इज सो मच स्टेबल even after what, even after having that much unsaturation। तो उसका जवाब हमें इसके स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो चलिए हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर केक्यूले के स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेंगे। नो डाउट केक्यूले का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा सही एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हम लोग यहां पर केक्यूले अंकल के स्ट्रक्चर का रेफरेंस लेंगे। ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहां पर आप देखो, बिकॉज एवरी कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड, every carbon is having a double bond, every carbon is having a double bond, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा देखिए, तो ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठा कार्बन, ठीक है। ये इस कार्बन का पहला sp2 ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का दूसरा sp2 ऑर्बिटल, और ये इस कार्बन का तीसरा sp2 ऑर्बिटल। sp2 sp2 sp2, इस कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल और ये sp2 ऑर्बिटल, sp2 sp2 sp2, इस कार्बन का ये sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल और ये sp2 ऑर्बिटल, ये इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, ये sp2 ऑर्बिटल और ये sp2 ऑर्बिटल। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? ये इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, ये एक और sp2 आ गया और ये तीसरा sp2 आ गया। फिर ये इस कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, ये इसका sp2 ऑर्बिटल और ये इसका sp2 ऑर्बिटल। तो अब आप देख रहे हो यहां पर सारे कार्बन sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्ट हो गए। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। क्या बात समझ में आ गई? दूसरा, एक हाइड्रोजन आया s ऑर्बिटल लेकर, ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर आया s ऑर्बिटल लेकर, सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर लाया s ऑर्बिटल लेकर, सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर आया s ऑर्बिटल लेकर, सिग्मा बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इधर आया s ऑर्बिटल लेकर, सिग्मा बॉन्ड। और एक हाइड्रोजन इधर आया s ऑर्बिटल लेकर, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा 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 सिग्मा। अब क्या बचा? अब बस एक चीज बची, और वो बची आपका कार्बन का। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर देखते हो तो नो डाउट ये 1s पार्टिसिपेट नहीं करता, ये 2s, ये 2px, 2py, 2pz, ये तीन तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। ये वाला ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया। तो इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल को हमें यहां पर बिल्कुल उसके शेप में लिखना पड़ेगा। ये p, ये p, ये p, फिर ये p,
फिर ये पी, और फिर आपका आ गया एक और पी, ये आपके पी ऑर्बिटल्स आ गए। ड्रर 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 ड्रर। अब ये आपके पी ऑर्बिटल्स हो गए। अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है, पहले ये दोनों पी ऑर्बिटल टू 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 पाई बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये वाले पी ऑर्बिटल टू 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 और ये टू 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 पाई बॉन्ड बना लेंगे, और फिर टू 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 ये पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि पहला डबल बॉन्ड पहले और दूसरे कार्बन में, तीसरे और चौथे कार्बन में, पांचवें और छठे कार्बन में बन गया। लेकिन गुलगुलो मेरे बकुड़ो, क्या ये कोई ऑब्लिगेशन है, क्या यहां पर कोई रूल है कि ये पी इसी के साथ जुड़ेगा? भाई ये पी ऑर्बिटल इसके साथ भी जुड़ सकता है, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्टली दो कार्बन जुड़े हुए, एक दूसरे वाला और एक छठे वाला। तो पहले वाले कार्बन का जो पी ऑर्बिटल है, इसके लिए दूसरे वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल और छठे वाले कार्बन का पी ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसा है। तो कुछ देर के बाद आपको यहां पर ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा कि ये पहले नंबर वाला कार्बन छठे नंबर वाले कार्बन के साथ में पाई बॉन्ड में चला गया, तो दूसरे नंबर वाला कार्बन इसके पास वाले के साथ चला गया, ये देखो पाई बॉन्ड बनाकर, और बाद में ये वाला इसके साथ चला गया पाई बॉन्ड बनाकर। तो नाउ यू कैन इजीली ऑब्जर्व, अब आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी कि यहां पर सारे कार्बन में डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड घूम रहा है, डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है, पहले इन दोनों में, फिर 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 इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, फिर इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, फिर इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, फिर इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में। तो ये ऑसिलेट कर रहा है। So this is basically the hybrid structure of benzene. This is the hybrid structure of benzene. अब अगर मैं इस बेंजीन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर को अगर 3 डायमेंशनली बनाने की कोशिश करूं, तो देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब आप देखो, सिर्फ इनके पी ऑर्बिटल्स पर फोकस करो, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये पी ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो गए, ये पी ऑर्बिटल भी आपस में आपको कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, भाई ऑसिलेशन हो रहा है ना। फिर ये दोनों पी ऑर्बिटल भी आपको आपस में कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर ये दोनों पी ऑर्बिटल भी आपस में कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर ये दोनों भी आपस में आपको कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर ये दोनों भी आपको आपस में कंबाइन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आप यहां पर देखो कि किस तरीके का आपको एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्ट्रक्चर दिख रहा है, कार्बन के ऊपर भी और कार्बन के नीचे भी। तो जब आप इसको देखेंगे, जब आप यहां पर इन 6 कार्बन्स को देखेंगे, तो आपको इन 6 कार्बन्स के ऊपर, बेसिकली जब आप इन 6 कार्बन्स को देखेंगे, ये, तो आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा और एक यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा, ये इस तरीके से। ये तो देखो, इस तरीके का आपको बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें हर कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये कुछ इस तरीके का आपको कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें कि हर डबल बॉन्ड 2 अलग अलग कार्बन के बीच में ऑसिलेट करता है। पहले कार्बन 1 2 के बीच में, फिर 2 3 के बीच में, फिर 3 4 के बीच में, फिर 4 5 के बीच में, फिर 5 6 के बीच में, और फिर 6 1 के बीच में। तो ये ऑसिलेट करता है और इस तरीके से आपका कार्बन अपनी स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। तो अगर आपसे कोई पूछता दैट व्हाई
बीइंग हाईली अनसैचुरेटेड, इतना ज्यादा अनसैचुरेट होने के बाद भी, इतना ज्यादा अनसैचुरेट होने के बाद भी आपका बेंजीन स्टेबल क्यों है? तो आप बोलेंगे बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और क्योंकि वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है तो बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पहले कार्बन का दूसरे से और छठे से पी पी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होता है और पी पाई बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पी पाई बॉन्ड, क्योंकि ये इस कार्बन का पी ऑर्बिटल और इस कार्बन का पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए इसको पी पाई इंटरेक्शन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ योर बेंजीन स्ट्रक्चर फॉर्म्स। इस तरीके से आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? और क्योंकि लगातार आपका डबल बॉन्ड ऑसिलेट कर रहा है, लगातार आपका डबल बॉन्ड घूम रहा है, लगातार हो रहा है, पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, आपका बेंजीन ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। जितना मूवमेंट होगा तो वो रोटेट करता जाएगा, घूमता जाएगा और उसको स्टेबल करता जाएगा। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा याद करो, हमने इसको रेजोनेंस में भी पढ़ा था, हमने इस टिपिकल स्ट्रक्चर को रेजोनेंस में भी पढ़ा था, और रेजोनेंस में मैंने आपको यही बताया था कि जो आपका बेंजीन होता है उसमें इस प्रकार से ऑल्टरनेट पोजीशंस पर डबल बॉन्ड होते हैं, एंड ना तो ये वाला बॉन्ड 133 पिकोमीटर्स के आसपास का होता है और ना तो ये बॉन्ड 154 पिकोमीटर्स का होता है। आपको पता है ये दोनों ही चीज यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। बेंजीन में हर बॉन्ड, भले ही वो ये हो, ये हो, ये हो, ये वाला हो, ये वाला हो या ये वाला हो, हर बॉन्ड 139 पिकोमीटर्स का होता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? स्ट्रक्चर तो बता रहा है कि यहां पर कार्बन 1 और 2 में, 3 और 4 में, 5 और 6 में डबल और सिंगल बॉन्ड है, तो ये 133 होना चाहिए, ये 154 होना चाहिए, ये 133, 154, 133, 154, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं, यहां पर सारे बॉन्ड 139 पिकोमीटर के। दैट मीन्स यहां पर एक्चुअली रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि जो आपके डबल बॉन्ड्स हैं दे आर बेसिकली ऑसिलेटिंग, ये अपनी पोजीशन पर ऑसिलेट कर रहे हैं। मतलब कि टेक्निकली देखा जाए तो डबल बॉन्ड इस तरीके से लगातार घूम रहा है, घूमने की वजह से ना तो ये प्रॉपरली सिंगल बॉन्ड है, ना तो ये प्रॉपरली डबल बॉन्ड है। यानी यहां पर डबल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा और सिंगल बॉन्ड से छोटा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा और सिंगल बॉन्ड से थोड़ा छोटा है, दोनों के बीच का ये बॉन्ड है 139 पिकोमीटर। और ये बॉन्ड क्यों बना? क्योंकि एक तो कंप्लीटली बॉन्ड है लेकिन दूसरा बॉन्ड इस तरीके से पार्शियली है, एक पार्शियल बॉन्ड है। और हमारी केमिस्ट्री कभी पार्शियल बॉन्ड को तो मानती नहीं, लेकिन हमें उसको बताना तो पड़ता ही है। तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी, लेट्स टॉक अबाउट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, मेरा बच्चा लोग मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन होते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपके पास में कुछ रूल्स होने चाहिए। तो बेटा किसी भी कंपाउंड को अगर आपको देखना है कि एरोमेटिक है कि नहीं, तो सबसे पहले आप देखिए क्या उसके पास में प्लैनरिटी है कि नहीं। प्लैनरिटी बोले तो ये मॉलिक्यूल चपटा है कि नहीं, 3 डायमेंशनल तो नहीं है, ऐसा 3 डायमेंशनल तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा चपटा होना चाहिए, जैसा आपका बेंजीन बिल्कुल चपटा है। ये देखो एक प्लेन पर आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो। तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है कि नहीं, मतलब वेदर इट शुड हैव प्लैनरिटी और नॉट, एकदम प्लेन चपटा है कि नहीं। जैसा हमारा बोर्ड एकदम प्लेन बोर्ड है, बिल्कुल प्लेन है, तो ये सब प्लेन होना चाहिए। दूसरा, इट शुड हैव डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, और इसको दूसरी और सिंपल भाषा में बोला जाना चाहिए दैट इट शुड ऑलवेज कंटेन alternate pi bonds, it should always contains alternate pi bonds। मतलब अगर इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है तो फिर इसमें नहीं होना चाहिए, फिर इसमें है तो फिर इसमें नहीं होना चाहिए, फिर इसमें है तो इसमें नहीं होना चाहिए, फिर इसमें है तो इसमें नहीं। तो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ गए, समझ गए। और तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द हकेल रूल। हकेल रूल, हकेल रूल बोले तो 4n+2 रूल, 4n+2 रूल।
जहां पर n कैन बी 1 2 3 एक्सेट्रा। और गाइस ये वैसे तो कोई किताब कहती नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं, यहां पर n का मतलब आपके पास में रिंग कितनी है, आपके पास में बेंजीन की रिंग कितनी है, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी यही बोलती है कि आजकल हर सब्सटेंस को जो एरोमेटिक है उसको बेंजीन नाम दे दिया जाता है कि ये बेंजीन कंटेनिंग है। मतलब बेंजीन ही ब्रांड एम्बेसडर हो गया है किसका, तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड का। जैसे नूडल्स है मैगी, आप एक्चुअली मैगी नूडल्स खा रहे हो, नूडल्स, लेकिन उस नूडल्स को कोई नूडल्स बोलता है नहीं, उसको सब मैगी बोलते हैं, क्योंकि मैगी अब ब्रांड बन गया है। वैसे आप पढ़ एरोमेटिक कंपाउंड रहे हो, लेकिन बन गया ब्रांड कौन, बेंजीन। तो आप पूरी दुनिया बेंजीन से चलेगी। तो 4n+2 रूल, यानी कि आपका बेंजीन की कितनी रिंग्स है वहां पर आप n की जगह उसकी वैल्यू रख दो। अच्छा, ये रूल देता क्या है, ये रूल आपको बताता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन एन एरोमेटिक कंपाउंड। आपके एरोमेटिक कंपाउंड में इतने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड में आपके इतने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी है तो 4n+2 रूल में क्या हो जाएगा, 4 × 1 + 2, यानी कि 4 + 2 6, यानी देयर शुड बी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं, फिर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं मिलकर इलेक्ट्रॉन, और फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यस देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, और तीसरा, इट हैव ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, यानी ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर ये जो तुम्हारा बेंजीन है एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं, जल्दी से देखो, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास में एक कंपाउंड और है, मेरे पास में एक कंपाउंड और है, ट्याऊ 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 ट्याऊ। यहां पर एक लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। प्रूफ करके बताओ कि एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। सर यहां बेंजीन की रिंग तो नहीं दिख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला क्या बेंजीन की रिंग होनी चाहिए भाई, वो तो मैं n की वैल्यू 1 या 2 या 3 रख के देख लेता हूं, बट ये n की वैल्यू 1 2 3 कैन बी ऑफ एनी रिंग, ये कोई सी रिंग की बात कर रहा है। अब यहां पर आपको 5 मेंबर्ड रिंग दिख रही है, तो 5 मेंबर्ड रिंग है तो एक ही रिंग ना, दो अलग अलग रिंग्स तो नहीं है। तो यहां पर n की वैल्यू 1 रखो, n की वैल्यू 1 रखोगे तो हकेल रूल के हिसाब से 4 × 1 + 2, यानी कि आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कहां कहां है, एक तो ये रहा पाई बॉन्ड, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 हो गए। और ये दो देखो भाई, ये क्या लोन पेयर है, याद करो रेजोनेंस, याद करो मेरे लाडले बच्चों रेजोनेंस। हो सकता है अगली बार ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से डिस्कशन करे तो ये कार्बन इससे पहुंचा दे इधर, तो जब रेजोनेंस होगा, जब मैंने आपको रेजोनेंस करना सिखाया था, तो ये डबल बॉन्ड यहां और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और ये लोन पेयर उछल के नेगेटिव चार्ज यहां चला जाएगा। तो ये डीलोकलाइजेशन कर रहा है ना, ये अपनी पोजीशन बदल रहा है ना, तो ये पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहा है। अच्छा, अगली बार हो सकता है कि ये पाई बॉन्ड इससे बात करे, इस वाले कार्बन से, तो ये कार्बन इससे बोले कि भाई तू निकल ले, तो हो सकता है अगली बार डबल बॉन्ड यहां बन जाए, एक डबल बॉन्ड तो यहां है और यहां पर तुम्हारा नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो देखो डीलोकलाइजेशन तो हो रहा है बाबा, मतलब कि सेकेंड रूल भी यहां पर पास हो रहा है कि इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6, पहला रूल पार हो गया कि इसके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी हकेल रूल पास। दूसरा, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है क्या, हाँ एक यहां है तो यहां नहीं है। फिर यहां पर आप देखो आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर यहां नहीं है, फिर यहां है, फिर यहां नहीं है, हाँ मतलब डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन का, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो डीलोकलाइजेशन कर रहा है। तीसरा,
भाई चपटा स्ट्रक्चर एक प्लेन पर बन गया तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो है ही। तुम्हारे जितने एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तुम्हारे जितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्लेनर ही होते हैं। अच्छा एक और करके देखते हैं, और मजा आ रहा है, एक और करके देखते हैं फटाफट। हाँ जी, एक और मेरे पास में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 वाली रिंग है। ये हम्म यहाँ 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 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। प्रूफ करो कि एरोमेटिक है कि नहीं। सर प्लेनर तो दिख रहा है, चपटा है। दूसरा, क्या ये पाई बॉन्ड्स डीलोकलाइज कर सकते हैं। ये कार्बन बोलेगा इस कार्बन से कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो देखो क्या स्थिति बनेगी, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड था, यहां डबल बॉन्ड है, और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये रोएगा तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर ये रोएगा तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। पॉ 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 पॉ, यहां बन जाएगा और यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये रोएगा तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज। तो भाई ये तो डीलोकलाइज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये तो बढ़िया डीलोकलाइज हो रहा है। मतलब आपके पास में पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर रहे हैं, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज कर सकते हैं, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। और डीलोकलाइजेशन होने के बाद एक बात ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तीनों ऑल्टरनेट पोजीशन पर, यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, यहां नहीं है तो यहां है, यहां है तो यहां नहीं है, और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां पर नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब चार्ज आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन बॉन्ड के पास ऐसे घूमने की व्यवस्था होनी चाहिए, डीलोकलाइजेशन करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक ही रिंग है, क्योंकि इस पूरे रिंग में आपके पास में रिंग एक ही है, हकेल रूल में 4 × 1 + 2 यानी कि 6, क्या आपके पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अभी आप लोगों को सर्च करना होगा कि भाई साहब एरोमेटिक कंपाउंड है तो कैसे है। अभी आपके ऊपर है कि आप इसको एरोमेटिक कंपाउंड बता सकते हो या नहीं, ठीक है। और मैं आपको एग्जाम्पल करवा लेता हूं, चलिए 2 एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूं, आप लोग और सर्च करो, प्रैक्टिस मारो। एरोमेटिक कंपाउंड समझने की आपको प्रैक्टिस तो आई गई है भाई। अगर एक रिंग है तो 6 इलेक्ट्रॉन पाए होने चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, या उनके पास में डीलोकलाइज करने की ताकत होनी चाहिए। चलिए मुझे इसको बताइए, एक ये मुझे सर्च करके बताओ, एक मुझे इसका बताओ। हाँ जी, इन दोनों कंपाउंड हो जाओ, बताओ कि क्या ये प्लेनर है या नहीं। हाँ सर तीनों प्लेनर है, आई मीन दोनों प्लेनर है, चपटे हैं, बेंजीन रिंग वाले हैं, तो प्लेनर तो ये भी है, प्लेनर तो ये भी। जब भी बेंजीन रिंग दिखे, कोई रिंग दिखे, प्लेनर होता है। दूसरा, यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, फिर यहां है तो यहां नहीं है, फिर यहां है तो यहां नहीं है, यहां है तो यहां नहीं है, फिर यहां है तो यहां नहीं है। हाँ, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड
या पाई बॉन्ड है, इसमें यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सॉरी यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, यहाँ है तो यहाँ नहीं है, मतलब ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। अरे मैं क्या लिख रहा हूं, डबल बॉन्ड है। तीसरा हकेल रूल लगाओ यहां पर, क्योंकि 2 रिंग है तो n की वैल्यू 2, रिंग होनी चाहिए 5 मेंबर, 4 मेंबर, 50 मेंबर, उससे मतलब नहीं है। एक रिंग है और दूसरी रिंग है, तो 4 इंटू 2 प्लस 2 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ इसके पास में 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये तो एरोमेटिक है। यहाँ पर 3 रिंग है तो n की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 प्लस 2 12 प्लस 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, यस इसके पास में भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी है। इसको बोलते हैं एंथ्रासीन और इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। तो ये भी तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द एरोमेटिसिटी ऑफ अ कंपाउंड। क्या ये चीज क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो चलिए गाइस, जिसके साथ आपका बेंजीन का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको बेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कराऊंगा। फिर अपन बेंजीन के अंदर देखेंगे कि वो रेजोनेंस, देखो मैंने रेजोनेंस बेटा बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि सर रेजोनेंस नहीं पढ़ाया आपने, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो रेजोनेंस मैंने आपको एक तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, फिर रेजोनेंस मैंने आप लोगों को जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया। तो रेजोनेंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अ वेरी डीप। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ बेंजीन का स्ट्रक्चर सिखाया है, बेंजीन कैसे बना वो सिखाया है। अगर आपको रेजोनेंस लिखना है तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग प्रेफर करना होगा। अब वो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, आप ऑलरेडी जान चुके हो। एक बार अपने नोट्स उठाओ, आपको दिख जाएगी चीज, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं। एरोमेटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।